चित्रा उस बर्तन को देखते हुए कहती है, ये तो वैसा ही बर्तन लग रहा है जिसके बारे में मुझे एक बार अनुराग ने बताया था। ये तो भक्षक पात्र है, वो पात्र जिसमें डायने अपने शिकार का मांस खाया करती थी, खून ग्रहण करती थी। ये पात्र यहाँ पर कैसे? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? ये घर किसका है? चित्रा कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर जिस घर के अंदर वो मौजूद थी वो घर किसका था। चित्रा कमरे के अंदर रखे सामान पर अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, मैं इतना तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये घर किसी आम इंसान का नहीं है। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स रहता होगा जिसका तंत्र मंत्र काले जादू से नाता होगा, तभी ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इतना कहकर चित्रा कमरे के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे घर के अंदर कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो घर किसका है। चित्रा उस घर में रखे सामान को बड़ी बारीकी के साथ देख रही थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वहां पर रखा सामान इतना ज्यादा पुराना था कि कुछ सामान देखकर तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि सदियों पहले उस सामान का क्या यूज किया जाता होगा। जब लूसी देखती है कि चित्रा कमरे के अंदर के सामान को देख रही है, तो वो धीरे से उस घर से बाहर निकल जाती है। चित्रा को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। उसे भनक लगती भी कैसे? वो तो बड़े गौर से घर के अंदर मौजूद सामान को देखने में लगी हुई थी। चित्रा कमरे के अंदर मौजूद सामान को देख ही रही थी कि तभी उसे एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे पास आओ, मेरी कहानी पढ़ो, पढ़ो मेरी कहानी। चित्रा घबराते हुए हकलाहट के साथ खुद से कहती है, ये कैसी आवाज थी? उस आवाज को सुनकर चित्रा इतना घबरा गई थी कि वो अपनी जगह पर से हिल तक नहीं पा रही थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी। चित्रा को फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आ, मेरी कहानी पढ़, आजा आजा मेरे पास, पढ़ मेरी कहानी। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। एक बार फिर जब वो फुसफुसाती आवाज सुनाई आती है, तो चित्रा देखती है कि वो आवाज कमरे के कोने में से आ रही थी। वो कोना जो अभी भी अंधेरे से लिपटा हुआ था। मशाल की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर था क्या। वहां बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। चित्रा दबे पांव जलती हुई मशाल के पास जाती है और धीरे से उसे अपने हाथ में उठाकर उस अंधेरे से लिपटे कोने की तरफ जाने लग जाती है, जहां से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे चित्रा उस तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। जब वो मशाल लेकर उस कोने में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो आवाज कैसी थी? कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था? कुछ देर के लिए चित्रा सोच में पड़ जाती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। पहले लूसी का दिखना, उसे इस अनजानी जगह पर लाना, और फिर उसके बाद उस फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज का आना। आखिर क्या मतलब था इन सब चीजों का? चित्रा मशाल लेकर दीवार के कोने के पास वहां पर खड़ी ही हुई थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। जब वो उस दीवार को देखती है तो उसकी उस दीवार से नजर ही नहीं हट पाती है। उस दीवार पर कई सारे छोटे छोटे चित्र बने हुए थे। पूरी दीवार चित्रों से भरी हुई थी। करीब 25-30 चित्र उस दीवार पर बने हुए थे, वो भी अलग अलग। उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रों के जरिए कोई कहानी बताने की कोशिश की गई हो। चित्रा उस दीवार पर बने चित्रों को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, अब ये क्या चीज है? इतनी सारी पेंटिंग यहाँ पर किसने की है, वो भी इस तरह? इतनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, इतनी अच्छी तो शायद मैं भी ना बना पाऊं। चित्रा दीवार पर बनी पेंटिंग को गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश करने लग जाती है, और कुछ ही देर में चित्रा को वो पेंटिंग समझ में आने लग जाती है। उसे वो पेंटिंग समझ में कैसे ना आती? वो खुद एक पेंटर जो थी। पहली पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हो रहा था। वो एक काया की गोद में थी। उसके आसपास 3-4 औरत खड़ी हुई थी। एक औरत नीचे लेटी हुई थी, जिसने अभी अभी उस बच्ची को अपनी कोख से जन्म दिया था। वो सभी औरतें बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन सभी औरतों के 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। साथ ही सभी की चोटी लंबी थी जो जमीन को टच हो रही थी, जिससे ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो कोई आम औरतें नहीं थी। चित्रा उस पहली पेंटिंग को देखते हुए कहती है, ये औरतें तो डायन की तरह लग रही हैं। चित्रा पूरी तरह श्योर होते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, हाँ ये डायने ही है। उन्हीं की इतनी लंबी चोटी होती है और इस तरह नुकीले दांत होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि एक डायन का जन्म हुआ है, उसी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। पर ये कोई आम डायन नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। तभी सब लोग इतनी खुशी के साथ उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे देखकर अपना सिर नीचे झुका रहे हैं। दूसरी पेंटिंग में वो औरत जिसने बच्ची को जन्म दिया था, वो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए थी, जो उसी की तरफ देख रही थी। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो। चित्रा उस पेंटिंग को देखकर मन में सोचने लग जाती है, ये औरत तो परेशान नजर आ रही है, पर ये इतनी परेशान क्यों है? अभी तो ये पिछली पेंटिंग में बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा क्या हो गया कि ये दुखी हो गई? चित्रा अच्छे से जानती थी कि उसके सवाल का जवाब भी उसी पेंटिंग में होगा, क्योंकि पेंटिंग के जरिए ही सब कुछ बताया गया था। चित्रा और गौर से उस पेंटिंग को देखने लग जाती है। चित्रा उस पेंटिंग को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि पेंटिंग में बनी औरत के सीधे हाथ की उंगलियां उसकी बेटी के चेहरे पर थी और उसकी बेटी के चेहरे पर कई सारे फुंसी फोड़े थे। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, ओह, तो ये इसके चेहरे को लेकर परेशान है। ये बच्ची तो बचपन से ही डरावनी लग रही है, बाल भी बहुत बुरे, उलझे, सूखे हुए लग रहे हैं। हाँ, इसकी माँ इसी वजह से परेशान है। आखिर बदसूरत लड़कियां बड़े होकर पसंद किसे आती हैं? हर कोई इन्हें बुरी नजरों से देखता है, चाहे वो फिर कोई डायन हो या आम लड़की। चित्रा अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है, जिसमें एक आदमी मरा पड़ा हुआ था, जिसके गले से खून की धारा बह रही थी। वो माँ बेटी उसी मरे हुए आदमी के गले पर अपने नुकीले दांत एक साथ गड़ाए हुए थी। उन दोनों के मुंह पर ही खून सना हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उस आदमी का खून पी रहे हो। उस पेंटिंग में उस लड़की की उम्र करीब 8 साल होगी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए कहती है, लगता है इस पेंटिंग में ये डायन अपनी बेटी को शिकार करना सिखा रही है, बता रही है कि किस तरह शिकार करके उसका खून पिया जाता है। आखिर डायन की कोख से जन्मी हुई बच्ची डायन ही तो बनेगी ना, वो थोड़ी कोई इंसान बन सकती है। ये बच्ची भी डायन ही है। अगली पेंटिंग भी सेम ही थी, बस बदलाव ये था कि उस पेंटिंग में वो औरत अपनी बच्ची को उसी आदमी का मांस खाना सिखा रही थी, पर उसमें कुछ बदलाव और भी थे। चित्रा उस पेंटिंग में जो बदलाव थे उन्हें नोटिस करते हुए कहती है, ये क्या? इस पेंटिंग में तो इस बच्ची की चोटी बड़ी हो चुकी है, साथ ही इसके चेहरे पर जो फोड़े फुंसियां थे वो भी बड़े हो चुके हैं। ये तो और भी ज्यादा बदसूरत लग रही है। इस पेंटिंग में पिछली पेंटिंग के मुकाबले इसके चेहरे पर ज्यादा फोड़े हैं। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, डायनों की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये बच्ची शिकार करते जाएगी, इसकी शक्तियां तो बढ़ेंगी, पर साथ ही ये बदसूरत भी होती जाएगी। तभी इसके चेहरे पर एकदम से इतने सारे फोड़े आ गए हैं। ये डायन तभी बाकी की डायनों से अलग है, क्योंकि बाकी की डायनें शिकार करती हैं तो वो और ज्यादा खूबसूरत होती है, पर ये डायन शिकार करती है तो और ज्यादा बदसूरत होती है। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है। अगली पेंटिंग के अंदर कई सारी डायनें थी जो कई सारे इंसानों के अलग अलग तरीके से शिकार करके कुछ उनके मांस खा रही थी तो कुछ उनका खून पी रही थी। उन कई सारी डायनों के बीच एक डायन दूर से ही हाईलाइट हो रही थी, और वो डायन वही थी जिसकी शुरुआत से ही कहानी दिखाई जा रही थी। उस डायन के हाईलाइट होने का कारण ये था कि वो उन डायनों में सबसे ज्यादा बदसूरत थी। बड़े होने के साथ ही वो और ज्यादा कुरूप हो चुकी थी। उस पेंटिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर ही एक बड़ी डायन बैठी हुई थी जो कि काफी बूढ़ी थी। वो अपने हाथ में एक लॉकेट सामने की तरफ करके पकड़े हुए थी, जिसके अंदर हरे रंग का हीरा लगा हुआ था। वो बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसके सफेद नहीं बल्कि हरे बाल थे। कई बार देखने के बाद भी चित्रा को वो पेंटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। वो बूढ़ी औरत कौन थी? उसके हाथ में कैसा लॉकेट था? चित्रा उस पेंटिंग में सबसे ऊपर जो बूढ़ी औरत बैठी उसके ही हरे बालों को देख रही थी। चित्रा की उसके हरे बालों से नजर ही नहीं हट रही थी। चित्रा उन हरे बालों को देख ही रही थी कि तभी उसे अनुराग यक्षिणी पर जो कहानी लिख रहा था वो याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि अनुराग ने यक्षिणी की कहानियों में जो किरदार थे उनके हर किरदार के बारे में अलग से ड्राफ्ट बनाकर लिखा हुआ था। एक बार सफाई करते वक्त वही ड्राफ्ट चित्रा के हाथ लग गया था। उस ड्राफ्ट पर चित्रा की नजर पड़ गई, जिसे वो बड़े गौर से पढ़ने लग गई थी। चित्रा उस ड्राफ्ट के बारे में याद ही कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि महाडायन वाला जो किरदार था उसमें अनुराग ने साफ लिखा था कि जो महाडायन होती है उसके बाल हरे होते हैं। ये बात याद आते ही चित्रा को वो पेंटिंग भी समझ में आने लग जाती है।
चित्रा सब कुछ समझते हुए कहती है, हरे बाल महाडायन के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेंटिंग के अंदर जो ये बूढ़ी औरत है वो महाडायन है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। और अनुराग के उस ड्राफ्ट के अनुसार हर 1000 साल बाद महाडायन का खिताब बदला जाता है। महाडायन उसे बनाया जाता है जो सबसे शक्तिशाली और उसके काबिल होती है। लगता है इस पेंटिंग में सभी डायनों में महाडायन बनने की रेस ही लगी हुई है, तभी इतनी बुरी तरह से इंसानों की शिकार करके उनका मांस और खून पी रही हैं। जो डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी, ये हरे हीरे वाला लॉकेट देकर उसे ही महाडायन बनाया जाएगा। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है और अगली पेंटिंग में वो बूढ़ी औरत हरा लॉकेट उस बदसूरत डायन को पहना रही थी, पर उसके पीछे जो सुंदर डायनें खड़ी हुई थी वो जरा भी खुश नजर नहीं आ रही थी। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बूढ़ी औरत के बाद अगली महाडायन ये बदसूरत डायन बनी है। इसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। आखिर इसकी चोटी भी तो इन डायनों में सबसे ज्यादा लंबी है, तो महाडायन तो इसे ही बनना था। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिसके अंदर कई सारी डायनें फिर इंसानों का शिकार कर रही हैं, उनका मांस खा रही हैं। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, इस पेंटिंग में तो फिर से डायनें शिकार कर रही हैं, पर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? महाडायन का चुनाव तो हो चुका है, फिर ये इतनी तादाद में शिकार क्यों कर रही हैं? चित्रा उस पेंटिंग को जब गौर से देखती है तो नोटिस करती है कि उस पेंटिंग के अंदर महाडायन भी थी, पर वो किसी का भी शिकार नहीं कर रही थी। वो खामोशी के साथ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। गले में लॉकेट पहनने की वजह से उसके बाल भी हरे हो गए थे, जो अलग ही पहचान में आ रहे थे, पर उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो चुका था, इतना कि कोई उसकी तरफ देखते ही दूसरी तरफ अपना मुंह फेर ले। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।